बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ोन पर हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से इंडिया यके बाद दीगरे बात हुई। दोनों ने हमारी हैरियत से पहुंचने पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं फ़कत पाकिस्तान में चंद रोज़ ही क़याम कर सकूंगा। हिंदुओं के मकूले के मुताबिक मुझ पर सेंचर सवार है, लिहाजा किसी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। कैसर और सपना भी शायद मेरे साथ पाकिस्तान जाएं और साथ ही वापस लौट आएं। पाकिस्तान के खैर हा बांग्लादेशी भी दिलो जान से मेरा साथ देने पर आमादा हैं। कैसर के साथी भी अगले मिशन पर साथ जाने का वादा करके दहली वापस गए हैं, और मैं खुद भी चाहता हूं कि मैंने जिस खारदार रास्ते पर कदम रखे हैं इस तरह अबूर करूं कि बाद में आने वालों के लिए रास्ता बन सके, या फिर यह वादी महकते फूलों की तरह पाक साफ हो जाए। दोनों को मैं अपने घरेलू परेशानियों के मुतल्लिक बता चुका था, लिहाजा दोनों ने यही मशवरा दिया कि घर में रहकर तुम कोई अहम कदम ना उठा लो, इसलिए बेहतर यही है कि पाकिस्तान में 1 माह क़याम के बाद तुम 1 माह बैंकॉक और मलेशिया और सिंगापुर में महज तफरीह के लिए गुजारो। तुम्हें इस वक्त आराम और सुकून की बहुत ज़रूरत है। इस 1 महीने में तुम दिलो दिमाग पर किसी किस्म का बोझ ना रखो। अगर इस दौरान तुम्हारे सब साथी तुम्हारे मिशनों पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर बेशक अपने जहन और फैसले के मुताबिक अपना ग्रोह तश्कील दे लेना और अपने मिशन को आगे बढ़ा लेना। हम दोनों हर तरह से तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं और रहेंगे, बल्कि अंदरूनी और इंतहाई अहम और खुफिया चालों से भी आगाह करेंगे, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के इस कले को मिस्मार करने की प्लानिंग कर रही हैं, जबकि उन पर अमल पैरा भी हैं। इतनी टेलीफोन कॉल्स करने के बाद जब मैं होटल पहुंचा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैंने रिसेप्शन से चाबी ली तो मुझे 2 चिट्टे सपना की लिखी हुई मिली कि मुझे फौरी मिलें। मैंने रिसेप्शन से ही सपना को फ़ोन किया तो वो रोती हुई आवाज़ में बोली कि सरदार का लड़का मुझे सुबह से फ़ोन करके परेशान कर रहा है और कई बार आकर दरवाज़ा भी खटखटाया है। सरदार का लड़का हमारे लिए परेशानी बन चुका था। मैंने कैसर को सपना के कमरे में बुलाया और सरदार के लड़के को भी उसके कमरे में बुलाया कि मैंने तुमसे चंद बातें करनी हैं। सरदार के लड़के ने जवाब दिया कि बातें तुमने मुझसे करनी हैं, लिहाजा तुम मेरे कमरे में आओ। मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ, बल्कि राजा तरी का बेटा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने नंबर 2 और उसके साथी को सपना के कमरे में ही बुलाया और हम चारों मिलकर सरदार के लड़के के कमरे में गए। दरवाजे के सामने मैं खड़ा रहा, जबकि मेरे साथी साइडों पर खड़े हो गए। दरवाज़ा खटखटाने पर एक थाई ने दरवाज़ा खोला, जो शक्ल से ही गुंडा दिखाई देता था। उसके अलावा 3 और थाई भी मौजूद थे। बाद दोपहर शराब की महफिल का आगाज हो चुका था। उन गुंडों ने मुझे खौफजदा करने के लिए मेज पर 3 चाकू और एक पिस्टल रखा हुआ था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उन लोगों ने मेरी आमद का कोई नोटिस ना लिया। उनकी असलहा की बचकाना नुमाइश पर मैं हंस पड़ा। मेरे पीछे ही मेरे साथी भी अंदर आ गए। मैं होटल में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था। मेरा मकसद राजा के बेटे को सबक देना था। मैंने वहीं खड़े खड़े नंबर 2 को अंग्रेजी में कहा कि इनको बताओ कि मैं कौन हूँ और मेरे खनसा के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। नंबर 2 ने उन्हें थाई जुबान में मुखातब किया और 2 बार खनसा का नाम लिया। सपना भी हमारे पीछे ही आ चुकी थी। 2 मिनट की तारफी गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि चारों थाई अपना असलहा उठाकर जाने लगे, तो मैंने अंग्रेजी में कहा कि असलहा यहीं छोड़ जाओ। वो पसो पेश करने लगे तो मैंने अपना पिस्टल निकाल लिया। इधर मेरे साथी भी उन्हें थप्पड़ों से जुड़ गए। बस फिर क्या था, चारों अपना असलहा छोड़कर भाग गए। राजा का लड़का मुसलसल शराब नोशी की वजह से खुद को शेर समझने लगा था। अपने थाई गुंडों को भागता देखकर मेज पर पड़े पिस्टल की तरफ भागा। उसी लम्हे मैंने एक जोरदार की कुसे लगाई। वो फर्श पर गिर पड़ा। मेरे इशारे पर मेरे साथियों ने उसे कुर्सी पर बिठाया। मैंने उसे कहा कि तुम सपना को अपने कमरे में क्यों बुला रहे थे और नाकाम होकर खुद उसके कमरे में जाने की कोशिश क्यों की। लो, सपना अब तुम्हारे सामने है, बोलो इसे क्या कहना है। राजा का बेटा बोला, ये अपने कबीले के सरदार की दाश्ता थी और एक रात मेरे बड़े भाई के साथ भी गुजार चुकी है। अगर मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी। मैं अभी इस बदकुमाश लड़के के साथ कुछ करने का सोच ही रहा था कि कैसर ने पकड़कर उसकी धुलाई शुरू कर दी, जिसमें नंबर 2 और उसका साथी भी शामिल हो गए, और उसे उस वक्त छोड़ा जब वो मुकम्मल बेहोश हो चुका था। फिर हम उसे उसी हालत में छोड़कर उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गए। मुझे आज सपना से उसके माजी के मुतालिक कुछ सवाल करने थे, लेकिन मैंने उसे अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया और खाना खाकर पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ चल दिया। मैंने पहले कैसर को कहा कि होटल में ही फोटोग्राफर को बुलाकर सबकी पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा ले। सोनिया का नाम मैंने अपने पासपोर्ट पर लिखवाने का इरादा किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था
कि राजा को सोनिया के मुतल्लिक कुछ भी पता चले। सोनिया इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बच्ची थी कि जी चाहता था कि उसे अपनी बेटी बना लूं, लेकिन जब अपने घर की तरफ देखता तो ख्याल आता कि क्यों इस मासूम बच्ची को जीते जी जहन्नुम में धकेल रहे हो, जिससे तुम खुद बचते फिर रहे हो। बैंकॉक में पाकिस्तानी सफारत खाना ग्रीस होटल के बिल्कुल सामने सड़क की दूसरी जानब वाक़या है। गेट पर ही चौकीदार मुझसे ऐसे सवाल पूछने लगे जैसे शादी के उम्मीदवार किसी लड़की के वालिदैन से पूछते हैं। उन सब सवालों के सब्र से जवाब देने के बाद मुझे थर्ड सेक्रेटरी तक ले जाया गया। सफारत खाने की इमारत के अंदर दाखिल होने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे जिंदा फिरौनों की सुल्तनत में आ गया हूँ। 30 मिनट के इंतजार के बाद मुझे थर्ड सेक्रेटरी ने शर्फ बारियाबी बख्शा। मैंने उसे कहा कि मुझे सफ़ीर साहब से मिलना है, तो उसने मेरे पासपोर्ट को उलट पुलट कर देखा और कहा कि सिर्फ ज़्यादा सट्टे का मसला है। मैंने कहा कि जनाब, मुझे किसी ज़ाती काम से सफ़ीर साहब से मिलना है और उन्हें इस्लामाबाद से मेरी इत्तला भी मिल चुकी है। सेक्रेटरी ने दो टोक इनकार करते हुए कहा कि जब तक तुम अपना मसला मुझे नहीं बताओगे तुम सफ़ीर साहब से नहीं मिल सकते। पासपोर्ट पर मेरा नाम माइकल रॉबर्ट दर्ज था, इसलिए मेरे साथ छुतू जैसा बर्ताव किया जा रहा था। मैं खामोशी से उसके कमरे से बाहर आ गया, पर बाहर एक चपड़ासी को 100 बात थाई करेंसी के दिए तो उसने बताया कि पहली मंजिल पर आखिरी कमरा है और पहले उसके प्राइवेट सेक्रेटरी से इजाज़त लेनी होगी। मैं खटमंडो में पाकिस्तानी सफारत खाना में चपड़ासी से लेकर सफ़ीर तक की फ़िरौनियत ना सिर्फ देख चुका था बल्कि उन्हें सीधा भी कर चुका था। मैं पहली मंजिल पर गया और प्राइवेट सेक्रेटरी के बाहर खड़े चपड़ासी के मना करने के बावजूद मैं अंदर चला गया। चपड़ासी भी मेरे पीछे ही आ गया और सेक्रेटरी को मेरी गुस्ताखी का बताया। मैंने उसकी गुस्सा भरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मुझे फौरी सफ़ीर साहब से मिलना है। उसने कहा कि तुम बगैर इजाज़त अंदर क्यों आए हो। मैंने कहा कि सफारत खाना तुम्हारी माँ के जहेज के हिस्से में नहीं आया बल्कि यह पाकिस्तानी अवाम की मलकियत है। अगर तुमने 5 मिनट में मुझे सफ़ीर से ना मिलाया तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कहते हुए मैंने उसकी टेबल से कागज़ और कलम उठाया और उस पर राजा तरी का हवाला लिखा कि मुझे फौरी मिलना है। कागज़ उसकी तरफ बढ़ाकर अपना पिस्टल निकाल कर उसके सामने मेज़ पर रखा और उसे इशारा किया कि फौरी सफ़ीर के कमरे में जाए। जो काम सीधी उंगली से ना हो उसको टेढ़ी उंगली करके निकालना मुझे आता था। सेक्रेटरी कागज़ लेकर सफ़ीर के कमरे की तरफ गया और साथ मैं भी सफ़ीर के दफ्तर में दाखिल हो गया। शानदार फर्नीचर से आरास्ता दफ्तर, आबनूस की बड़ी टेबल के पीछे सफ़ीर साहब एग्जैक्टिव चेयर पर बैठे थे। यही वक्त था कि मैं उसकी रैंक के पीछे घूरती हुई आंखों से खौफजदा होकर पीछे हट जाता या उसे एहसास दिलाता कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तो मुझे टेढ़ी करके निकालना आता है। इससे पहले कि सफ़ीर कुछ कहता, मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और जूतों समेत पाँव उसकी टेबल पर रखते हुए बोला कि सफारत खाने के गेट से लेकर चपड़ासी क्लर्क से होता हुआ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे बखूबी अंदाजा हो गया है कि कौमी खजाने पर पलने वाले तुम लोग खुद को पाकिस्तान का मालिक गर्दानने लगे हो। इसलिए मजबूरन मुझे शराफत का खोल उतार कर अपने पिस्टल के जरिए तुम तक पहुँचना पड़ा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बनावटी इज्जत बरकरार रहे तो अपने पीए को दफ्तर से बाहर भेज दो, वरना कल के अखबार में तुम्हारे मुतल्लिक अजीबोगरीब खबरें शाया होंगी। सफ़ीर ने मेरे तेवर देखकर पीए को बाहर जाने और चाय लाने का कह दिया। अभी तक सफ़ीर ने मेरा चंद सतरी कागज़ नहीं पढ़ा था। मैंने सफ़ीर से कहा कि राजा तरी ने आपको कुछ हदायत जारी की होंगी। मैं कल दिन को फिर आऊँगा, मुझे अपने साथियों के लिए पासपोर्ट 2 घंटे में चाहिए। ये कहकर मैं उठा तो सफ़ीर ने चाय पीने का जोर देते हुए मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने कहा कि नहीं, और हाँ, अपने स्टाफ को बता देना कि कल हमें बिला रोक टोक अंदर आने दिया जाए और तुम भी किसी फर्जी मीटिंग का बहाना करके गायब नहीं हो जाना और ना हमें इंतज़ार करवाना। मैं तुम्हारी रिहाइश और फैमिली के मुतल्लिक पूरी जानकारी रखता हूँ। मुझे इस बात पर मजबूर ना करना कि मुझे सफारत खाने की बजाय तुम्हारे घर पर दस्तक देनी पड़े। ये कहकर मैं सफारत खाने से बाहर आ गया। मैं जानता था कि मेरा तर्ज अमल शरीफाना ना था, मगर यह भी जानता था कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते। मैं चाय पीने के लिए सामने ग्रीस होटल में चला गया। ये होटल मिडल ईस्ट के तेल की दौलत से माला माल अरब शयूख और उनके हवारियों के लिए मखसूस है। उस होटल में अरबी तरह से आरास्ता कमरे, लाबियाँ और डाइनिंग हॉल हैं। फर्शी नशिस्तों के लिए कीमती ईरानी कालीन और दीवारों के साथ गाओ तकिए जा बजा पड़े थे। हुक्के, जिसे अरबी जुबान में शीशा कहते हैं, हम जैसे गरीबों को ये होटल वाले घास भी नहीं डालते। अपने ममालिक के सहत कवानीन से निकल कर यहाँ पहुँच कर ये अरब शयूख बेलगाम घोड़ों की तरह हर किस्म की
अखलाकी हदूद को पार कर जाते हैं। मुसलमानों में तस्बीह, हिंदुओं में माला और ईसाइयों में बड़ी तस्बीह का मैंने एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल होते देखा है, यानी अपने अपने अकायद और मजहब के मुताबिक इबादत करना। लेकिन ग्रीस होटल में पहली बार मैंने हाई जुबान से बेबहरा 80-85 साल के अरब शयूख को, जिन्हें उनके हवारियों ने दोनों जानब से थाम रखा था, फाहशा औरतों के तस्बीह के दाने गिनकर भाव ताव करते देखा। उन बूढ़े शयूख की बुढ़ापे के बायस जिस्मानी हालत ऐसी थी कि बगैर सहारे के अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन एक वक्त में 6-6 फाहशा औरतें सारी सारी रात उनके साथ बसर करती थीं। मैं वापस अपने होटल लौटा तो कैसर ने मुझे बताया कि सबकी पासपोर्ट साइज की तस्वीर बना ली गई हैं। इससे फारग हुआ तो रानी का पैगाम मिला। मैं रानी के कमरे में गया तो रानी ने शिकवा किया कि मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर उसके लड़के को मारा है। मैंने उसे उसके लड़के की तमाम हरकत बताकर कहा कि जब तक आप लोग मेरे साथ हैं, इस वक्त तक ये मेरी जिम्मेदारी है कि सबका ख्याल रखूं और किसी के साथ ज्यादती ना होने दूं। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे लड़के को जिनसी ख्वाहिश पूरी करने की इजाज़त दे दूं ताकि एक और सोनिया दुनिया में आ जाए? तुम्हारे लड़के को तो मैं बहुत ज़्यादा सजा देना चाहता था। वो थाई गुंडू का पिस्तौल उठाकर हम पर फायर करना चाहता था, और मेरा ये असूल है, जब किसी के पिस्तौल का रुख मेरी तरफ हो जाता है तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अपने बेटे को अच्छी तरह समझा दो कि आइंदा उसने ऐसी हरकत की या मेरी हुक्म अदूली की तो अपने कदमों पर पाकिस्तान जाने की बजाय 4 कंधों वाले बक्स में लाश की सूरत में बंद होकर अपने बाप के पास पहुंचेगा। रानी खुद भी अपने लड़के की खुद सरी से नालां थी। मेरी बात सुनकर कहने लगी, इसके साथ जो मुनासिब समझो वही सलूक करो। मुझे तो मेरी सोनिया मिल गई है और अब मेरा दिल इस ख्याल से ही तड़प उठता है कि मुझे बहुत जल्द इससे जुदा होना पड़ेगा। मैंने रानी को राजा से होने वाली गुफ्तगू का बताया और कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि राजा सिर्फ अपने जवाहरात में ही दिलचस्पी रखता है। मैं आइंदा 2 रोज के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। वहाँ की जवाहरात की मार्केट में उन्हें नहायत मुनासिब कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो सोनिया के जो जवाहरात तुमने उसके हिस्से के रखे हुए हैं उन्हें भी वहीं फरोख्त कर दिया जाए। रानी ने फौरन ही चमड़े की बनी हुई एक थैली मुझे निकाल कर दी। मेरे जहन में यकायक एक ख्याल आया। मैंने रानी को कहा कि जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि राजा को बस अपने जवाहरात से दिलचस्पी है, जिनसे वो अपनी भरपूर अय्याशी की आरजुएं पूरी करना चाहता है। इस्लामाबाद में रहते हुए यकीनन तुम उसकी अय्याशियों की राह में सबसे बड़ी रुकावट होगी, और वो इस रुकावट को बर्दाश्त भी नहीं करेगा और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं पाकिस्तान में राजा साहब से ये कह सकता हूँ कि तुमने अपने सारे मरूसी जवाहरात बैंकॉक में बैंक लॉकर में रख दिए हैं, और इस शर्त पर तुम ये जवाहरात राजा को दोगी कि अगर वो तुम्हें मुस्तकिल कराची में रहने की इजाज़त दे दे। रज़ी की बीवी भी तुम्हारे साथ ही रहेगी और इस तरह सोनिया भी हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी। मुझे यकीन है कि राजा तुम्हारी बात मान लेगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि राजा अब तुम्हें अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगा। रानी को मेरी तजवीज़ अच्छी लगी और यही फैसला हुआ कि जवाहरात बैंकॉक के किसी मोतबर बैंक के लॉकर में रखवा दिए जाएं। मैं जानता था कि हमारे पाकिस्तान पहुंचने पर राजा को जवाहरात ना मिलने पर वो सीख पा हो जाएगा और ऐन मुमकिन था कि वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई भी करे। लेकिन एक तो रानी के मेरे हमनवा होने और दूसरा पीपल्स पार्टी की हुकूमत के डामाडोल होने के बायस शायद राजा के लिए ऐसा करना मुमकिन ना होता। और रज़ी ने भी हमारे साथ ही होना था और हमारा असलहा भी वहाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूज़ किया जा सकता था। जवाहरात तो आखिरकार राजा को ही मिलने थे और उनके हसूल की खातर राजा को रानी की ख्वाहिश के आगे झुकना ही पड़ता। शाम को मैंने मुजम्मल को फ़ोन किया और हमने तय किया कि ठीक 1 माह बाद हम बैंकॉक के इंटरनेशनल होटल के प्लाजा में मिलेंगे। वो अपने साथ JCO और दोनों सिपाहियों और अगर मुमकिन हो तो कुछ पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले बंगालियों को लेकर आएगा। हम में से जो पहले पहुंचेगा वो दूसरे का 15 रोज तक वेट करेगा। अगले रोज मैंने बैंकॉक के एक अमेरिकन बैंक द बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट खुलवाकर उसमें जवाहरात अपने नाम से रखवा दिए। बाद दोपहर मैं ओरिएंटल होटल की लॉबी में हंसा के नुमाइंदे से मिलने गया। ठीक 3 बजे सफ़ेद सूट पर सुरख गुलाब लगाए एक शख्स होटल की लॉबी में आया और रस्मी अलैक सलैक के बाद मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर बैंकॉक के दूसरे हिस्से में ले गया, जिसे समुंदर पर बने हुए एक पुल ने मिला रखा था। वहां के रहायशी फ्लैटों के एक कम्प्लेक्स में मुझे एक शानदार फ्लैट में ले जाया गया। ड्राइंग रूम में मुझे बैठे हुए चंद मिनट ही गुजरे होंगे
کہ खनसा और उमर खान इकट्ठे ही अंदरूनी कमरे के दरवाजे से नमूदार हुए और मैं हैरान रह गया जब नंबर 2 और उसके साथी भी उनके पीछे ही उसी दरवाजे से ड्राइंग रूम में आकर बाअदब खड़े हो गए। खनसा और उमर ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और सोफों पर बैठ गए। खनसा और उमर के चेहरों पर मुस्कुराहट थी और हम सब खामोश थे। खनसा ने इस सकूत को तोड़ते हुए कहा कि मेरे आदमी को बिला वजह हलाक करने वाले को मैं अजियतनाक मौत से दो चार करता हूँ। तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजे गए लाउसियों की हलाकत की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन तुम्हारे साथ भेजे गए इन थाइयों ने जब मुझे असल हकीकत बताई और मेरे एक ख़ास मोतमद साथी की मेरे खिलाफ साजिश का बताया, तो मुझे एहसास हुआ कि ला इल्मी में रहते हुए तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और वो गद्दार अब तक अपने अंजाम से दो चार हो चुका है। मैंने ही तुम्हारे थाई साथियों को इस हदायत के साथ 2 बजे बुलाया था कि तुम्हें इसकी खबर ना हो। तुम्हारा नंबर 2 तो तुमसे इतना मुतासर हो चुका है कि जब मैंने उससे सही सूरत हाल जानकर उसको इनाम देना चाहा, तो उसने रकम लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो इनाम में आपके और उमर के ग्रुप से अलहदगी चाहता है और तुम्हारे आइंदा वाले मिशनों में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। असूली तौर पर जब कोई हमारे ग्रुप में शामिल हो जाता है तो उसे हम अलग नहीं होने देते, लेकिन इसकी ख्वाहिश, वफादारी और तुम्हारे एहसान के बदले में हम इस असूल को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर तुम भी उसे अपने साथ शामिल करना चाहते हो तो हम बहुशी इसको इस बात की इजाज़त दे देते हैं। मस्तान से भी कल रात मेरी फ़ोन पर बात हुई। तुम्हारे आइंदा के इरादे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम अपने वतन दुश्मनों को मिलिया मेट करने का फैसला कर चुके हो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सी कारआमद मालूमात हैं। काठमांडू में तुमने जिस इसराइली मोसाद की एजेंट लड़की की जान बचाई थी, वो भी तुम्हारे अहलाक से बहुत मुतासर है और इत्तफाकन वो भी आजकल यहीं है। उसने मोसाद को छोड़कर मेरे पास पनाह ली हुई है। वो भी मोसाद की ज़्यादतियों से नाला हो चुकी है। उसके पास भी तुम्हारे लिए मोसाद की अंदरूनी खबरें और मफीद मालूमात हैं। अगर तुम चाहो तो कल दिन 11 बजे वो तुम्हें यहीं पर मिल सकती है। तुम्हें अपने मिशनों की तकमील के लिए जो कुछ भी दरकार हो मुझे बता देना। मेरा नुमाइंदा जो तुम्हें ओरेंटल में मिला था, हर रोज़ रात 10 बजे तुमसे फ़ोन पर राब्ता करेगा। मैंने उमर और खनसा के उस तावन का जिसके बगैर मैं रांगामाटी नहीं पहुंच सकता था, उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नंबर 2 की दलेरी, बहादुरी और वफादारी शको शुबे से बालातर है और उसे मैं अपने आइंदा मिशनों में साथ रख कर खुशी महसूस करूँगा। इसराइली लड़की से कल मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। मुझे चूँकि बैंकॉक के मुख्तलिफ इलाकों से वाकफियत नहीं है, इसलिए अगर कल सुबह 10 बजे मुझे लेने के लिए गाड़ी भेज दें तो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी। बैंकॉक में चंद रोज़ क़याम के बाद मैं फिर वापस पुराने बैंकॉक लौट आऊँगा। नंबर 2 को मैं आज अपनी वापसी के प्रोग्राम के मुतालिक बता दूंगा। इस दौरान ये अपनी फैमिली के साथ रहे। मुझे अब या अगर दोबारा वापसी पर कोई ज़रूरत महसूस हुई तो आपके नुमाइंदे को बता दूंगा। फिर मैं उमर और खनसा का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी गाड़ी में वापस अपने होटल लौट आया।